हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी आज की कहानी मैसूर के पास एक जगह है मांड्या, वहाँ से शुरू होती है। 8 जून 2022 को इसी मांड्या इलाके के तालाब के पास से जब एक राहगीर गुजर रहा था तो वो देखता है कि तालाब के पास इंसानी शरीर जैसा कुछ पड़ा हुआ है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो चीख पड़ता है और बदहवास वहाँ से भागता है और किसी व्यक्ति की मदद से पुलिस को खबर करता है। पुलिस आती है और देखती है कि ये किसी इंसान की लाश थी, जिसके कमर का नीचे का हिस्सा मतलब कि दोनों टांगें मौजूद थी, लेकिन ऊपर का सारा हिस्सा गायब था। ना पेट था, ना हाथ थे और ना ही सिर। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और आसपास सर्च करती है ताकि लाश का बाकी का हिस्सा भी उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ घंटे बाद इसी मांड्या इलाके से जहाँ से ये लाश मिलती है, वहाँ से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर मैसूर के इस इलाके में एक और तालाब के किनारे एक और लाश मिलती है। पुलिस को खबर की जाती है तो पुलिस को लगता है कि शायद इस अधूरी लाश का बाकी का हिस्सा वहाँ से बरामद हुआ है। वो एरिया दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर आता था, तो यहाँ की पुलिस वहाँ पर जाती है लाश के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन पुलिस को जानकारी मिली वो भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वहाँ से भी लाश का सिर्फ नीचे का हिस्सा, पैर ही मिले थे और लाश का ऊपर का हिस्सा गायब था। पुलिस को जैसी भी लाश मिली थी, चाहे वो आधी ही क्यों न हो, लेकिन बॉडी की बनावट को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये दोनों लाशें दो अलग अलग औरतों की थी। जिस तरीके से लाश को काटा गया और फिर उसे फेंका गया, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि इन दोनों लाशों का कनेक्शन एक ही कातिल से है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और सबसे पहले वो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कि पूरे कर्नाटक राज्य में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गुम हैं। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों लाशों के बारे में 10,000 पोस्टर बनवाकर आसपास के इलाकों और जिलों में लगवा दिए, ताकि इन पोस्टरों के आधार पर इन दोनों लाशों के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकल आए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि मरने वाली औरतों की उम्र 25 से 35 साल है। तो पोस्टरों पर पुलिस ने लिखवाया कि जिस भी परिवार में से 25 से 35 की उम्र की महिलाएं गायब हैं, कृपया वो आगे आएं और हमें बताएं। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई और इन टीमों में लगभग 45 ऑफिसर थे। 9 टीमें, 45 ऑफिसर, और उनका काम सिर्फ एक, और वो ये कि इन दो लाशों की पहेलियों को सुलझाना। ये 9 टीमें कर्नाटक के अलग अलग जिलों में फैल जाती हैं। जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस यहाँ पहला काम ये करती है कि पूरे कर्नाटक राज्य में गुम हुई 25 से 35 साल की महिलाओं की लिस्ट तैयार करती है। पुलिस जो जानकारी इकट्ठा करती है उसके अनुसार पूरे कर्नाटक राज्य में कुल 1116 महिलाएं ऐसी थी जो अपने घर से गायब थी। 1116 गायब महिलाएं, और इनमें से पुलिस को उन 2 महिलाओं को ढूंढना है जिनकी ये 2 लाशें हैं। पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं और इन गायब हुई महिलाओं के घर घर जाकर इनके बारे में पूछताछ करते हैं। इन गायब हुई 1116 महिलाओं में से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो इन 2 डेड बॉडी के मिलने के बाद गायब हुई थी, और कुछ इनसे कई महीने पहले से गायब थी। तो ऐसे सॉर्ट आउट करते करते आखिरकार पुलिस के पास 1116 महिलाओं में से कुछ दर्जन महिलाएं बचती हैं। जुलाई के महीने में एक पुलिस ऑफिसर बेंगलोर के पास एक गांव में जाता है। वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि एक महिला इस घर से भी गायब है, और उसके गायब होने की तारीख डेड बॉडी के मिलने की तारीख के आसपास की ही थी। पुलिस उस घर में जाती है, उसके घर वालों से बात करती है, और पुलिस को उस महिला की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं। उन तस्वीरों में से कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनमें उस महिला ने जो कपड़े पहन रखे थे वो एक डेड बॉडी पर मिले कपड़ों से मैच कर रहे थे। अब पुलिस वाले उसके घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, और जब उसकी डिटेल निकलवाते हैं तो पुलिस को यहाँ पर पहली कामयाबी मिलती है, और वो ये कि उन्हें पता चलता है कि इस महिला की लास्ट लोकेशन उसी मांड्या इलाके की थी जहाँ से एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस को लगता है कि ये वही महिला हो सकती है। पुलिस जब लाश पर मिले कपड़ों को उसके परिवार वालों को दिखाते हैं तो वो भी मान लेते हैं कि ये कपड़े हमारे ही घर से गायब हुई महिला के हैं। पुलिस जब उस महिला की फ़ोन कॉल को चेक करती है तो उसमें से 3-4 नंबर ऐसे थे जो पुलिस को संदिग्ध लगे, और इन्हीं नंबरों में से एक नंबर था एक शख्स का जिसका नाम था टी सिद्धलिंगप्पा, और ये बेंगलोर में ही एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस जब टी सिद्धलिंगप्पा से बात करती है तो उन्हें उस पर थोड़ा शक होता है। पुलिस उसकी फ़ोन लोकेशन निकलवाती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस दिन मांड्या में उस महिला की लाश मिली थी उसी दिन सिद्धलिंगप्पा की लोकेशन भी वहीं पर थी।
अब पुलिस को लगता है कि हो न हो ये शख्स वही है जिसने उस महिला का कत्ल किया है। पुलिस उसे उठाती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपनी जुबान खोलता है। वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो ये थी कि सिद्धलिंगप्पा बेंगलोर में रहता था और वहीं एक फैक्ट्री में काम करता था। वो अक्सर बेंगलोर के रेड लाइट एरिया में जाया करता था, जहाँ पर उसकी मुलाकात चंद्रलेखा नाम की एक लड़की से होती है। उनकी ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदलती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों का ये प्यार बहुत गहरा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को अपने परिवार और फैमिली के बारे में बताते हैं। चंद्रलेखा उसे बताती है कि वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी और उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की। फिर घर का खर्च चलाने के लिए उसने सोचा कि कोई नौकरी कर लेती हूँ, और इसी नौकरी की तलाश में उसकी मुलाकात कुछ औरतों से होती है जो उसी के गांव की रहने वाली थी। वो चंद्रलेखा को नौकरी दिलाने की बात कहती हैं। फिर चंद्रलेखा को नौकरी दिलाने के नाम पर मैसूर और दूसरे शहरों में ले जाया गया, जहाँ पर उसे धोखे से जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। चंद्रलेखा अब इस दलदल में धंस चुकी थी और वो वापस अपने गांव अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर लोगों को उसके काम के बारे में पता चल गया तो उसकी और उसके परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी। और यही सब सोचकर उसने अपने इस राज को अपने तक ही सीमित रखा। चंद्रलेखा जो कुछ भी कमाती वो अपने घर भेज देती थी। उसके परिवार वाले तो यही सोच रहे थे कि वो शहर में रहकर नौकरी कर रही है, और उन्हें उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सिद्धलिंगप्पा ये सब सुनता है तो वो चंद्रलेखा से और भी अधिक प्यार करने लगता है। उसे लगता है कि यही वो लड़की है जिसकी उसको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में तलाश थी, क्योंकि ये जानबूझकर ये सब नहीं कर रही थी, बल्कि इसके साथ धोखा हुआ था। अब सिद्धलिंगप्पा उस चंद्रलेखा से पूछता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस धंधे में धकेला था। तो चंद्रलेखा बताती है कि ऐसे कुल 7 लोग हैं, जिनमें से 4 महिलाएं थीं और 3 पुरुष, और इन्हीं 7 लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। सिद्धलिंगप्पा कहता है कि ठीक है, इन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मई 2022 का महीना आता है। सिद्धलिंगप्पा बेंगलोर में ही था और उन 7 लोगों के नाम, पता और पूरी डिटेल उसके पास थी। सिद्धलिंगप्पा अब इन 7 लोगों में से पहले उसे चुनता है जिसने चंद्रलेखा को नौकरी का झांसा देकर इस जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला था, और वो खुद भी एक सेक्स वर्कर थी। सिद्धलिंगप्पा उससे कांटेक्ट करता है और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाता है, उसका गला घोंटता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो उस महिला की लाश के टुकड़े करता है और उसे बेंगलोर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। अब सिद्धलिंगप्पा चंद्रलेखा के साथ मांड्या पहुंचता है, क्योंकि बाकी बचे 6 लोग यहीं पर रहते थे। वो मांड्या में एक घर किराए पर लेता है और दोनों उसमें रहने लगते हैं। 30 मई को वो दूसरी महिला को कॉल करता है, उसे अपने घर बुलाता है और उसे भी गला दबाकर मार डालता है। उसके बाद वो उसकी लाश के टुकड़े करता है और उसे बोरी में डालकर बाइक पर पीछे चंद्रलेखा को बैठाकर घर से निकल जाता है। और मांड्या में एक तालाब है जहाँ पर वो लाश का आधा हिस्सा फेंकते हैं और आधा हिस्सा थोड़ी दूर आगे जाकर फेंकते हैं, ताकि किसी को भी पूरी लाश न मिले। ऐसा करने के बाद सिद्धलिंगप्पा और चंद्रलेखा दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब 8 जून की तारीख आती है। सिद्धलिंगप्पा तीसरी महिला को कॉल करके घर बुलाता है, मारता है, लाश के टुकड़े करके बोरी में भरकर चंद्रलेखा के साथ रात के समय घर से निकलता है, और जहां इससे पहले महिला की लाश को फेंका था वहां से 25 किलोमीटर दूर इस महिला की लाश को फेंक कर आता है और वापस घर आ जाता है। 3 कत्ल हो चुके थे और सिद्धलिंगप्पा भी मान चुका था कि हाँ, ये तीनों ही कत्ल मैंने किए हैं। अब पुलिस सिद्धलिंगप्पा से पूछती है कि तुमने तो 7 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनका तुम्हें कत्ल करना है। तो सिद्धलिंगप्पा उन्हें बताता है कि जिस दिन आपने मुझे अरेस्ट किया उससे ठीक अगले दिन मैं चौथा कत्ल करने वाला था, और कुल 7 नहीं बल्कि 8 व्यक्तियों के कत्ल मुझे करने थे। 8वें व्यक्ति का नाम उसने खुद ही जोड़ा था, और ये 8वां व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो महिला थी जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए वो 7 लोगों का कत्ल करना चाहता था, और वो थी चंद्रलेखा। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुम चंद्रलेखा को क्यों मारना चाहते थे जबकि तुम तो उससे प्यार करते हो, तो सिद्धलिंगप्पा कहता है कि असल में सिर्फ चंद्रलेखा ही एकमात्र ऐसी गवाह थी जिसे पता था कि ये सभी कत्ल मैंने किए हैं, और मुझे डर था कि कहीं कल को पुलिस के डर से या अन्य किसी वजह से ये अपना मुंह न खोल दे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि 3 कत्ल तो मैं कर चुका हूँ, अब चौथा कत्ल चंद्रलेखा का करूँगा ताकि मैं सेफ रहूँ और कभी पकड़ा न जाऊँ।
लेकिन सिद्धलिंगप्पा समय रहते पकड़ा जाता है और चंद्रलेखा की जान बच जाती है। चंद्रलेखा सिद्धलिंगप्पा से तो बच जाती है, लेकिन वो कानून से नहीं बच पाएगी, क्योंकि जो 3 कत्ल सिद्धलिंगप्पा ने किए हैं उनमें चंद्रलेखा ने भी उसका साथ दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।